हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर सेकेंड, जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स। कॉमर्स में टोटल दोस्तों 10 यूनिट है। एक एक यूनिट को अच्छे से समझेंगे। देखिए, जब तक दोस्तों आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो आइए हम बात शुरू करते हैं। पहला यूनिट क्या पढ़ते हैं? यूनिट फर्स्ट। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में अगर हम देखें तो आपका पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए कि पहले तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस। जब ये दो टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे तो आपका यूनिट फर्स्ट होता है। और यूनिट फर्स्ट से अगर देखा जाए टोटल 10 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। कितना? 10 प्रश्न, अर्थात 10 क्वेश्चन। ठीक है, सोचिए अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ेंगे। पहले इसको समझाते हैं, फिर यूनिट सेकंड बात करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या समझना होता है। अब इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में दोस्तों यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो। तो इसमें हम 4 चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक होता माइक्रो, एक होता मैक्रो, एक होता इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ये बेसिक चीजें हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ये सब इसके एक एक टॉपिक है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला इसमें हम टॉपिक एक पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें बेसिक 4 चीज पढ़ेंगे दोस्तों। आप देखे होंगे, एक होता है कैपिटलिज्म, लिज्म जिसको बोलते हैं, यानी दूसरा एक कैपिटलिज्म, फिर सोशियोलिज्म, लिज्म, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक, उसके बाद एक होता है कम्युनिज्म। ये अपना बेसिक 4 चीजें पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में अगर देखेंगे तो यहां भी दोस्तों इसको बारे में बता देते हैं। यहां पे 4 चीजें हैं। एक होता है आपका फीचर, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस कहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है माइकल कई मिशेल बोलते हैं 5 मॉडल, मिशेल 5 मॉडल कॉन्सेप्ट। और लास्ट में एक है मिशन एंड विजन।
एक होता है मिशन, एक होता है विजन। ये बेसिक चीजें यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 4 इनके होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बिजनेस के 4 टॉपिक इसमें हैं, आप इसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस तो आप पढ़ ही नहीं है, माइक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल, बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी पढ़ लें। ठीक है, अब इसके बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में जैसे फीचर क्या समझेंगे, इसकी विशेषता क्या है। जैसे मान लीजिए व्यवसाय शुरू करने से पहले इसकी विशेषता, आप जैसे कि व्यवसाय जब शुरू करते हैं तो आपको हमेशा क्या होता है, अलर्ट होना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। जैसे देखते हो कि मार्केट में कोई एक कंपनी आती है, कोई बिजनेस लेके, जैसे नया मोबाइल कोई लॉन्च किया, तो आपको क्या करना होता है, हमेशा एक सावधान रहना पड़ता है। सावधान मतलब कि मार्केट में कोई नई कंपनी मोबाइल लॉन्च किया, तो आप देखेंगे कोई नया, कोई यूनिक अलग फीचर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने उसके साथ अपडेट नहीं है, आप अवेयर नहीं है, तो आप बिजनेस फेल कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा क्या करिए, समय के साथ साथ कस्टमर के अनुसार आपको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, नई चीज़ों का इनोवेशन करते रहना चाहिए। तो इसकी जो विशेषता की बात करता है, जैसे मान लीजिए अभी टेस्ला जो कंपनी है, कभी कोई नहीं जानता था कि ये बिजली से, जो बिजली के आजकल देखते हैं बैटरी से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, कभी लोग सोचते थे कि डीजल और पेट्रोल से ही गाड़ियाँ चलेंगी। आज अगर डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो समझिए जो डीजल पेट्रोल वाली कंपनी तो बैठ जाएंगी, लेकिन जो बिजली से चलने वाले वो तो सक्सेस हो जाएंगी, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, व्यवसाय के हर एक फीचर के पहलुओं को समझना है, नया नया इनोवेशन को समझना है, कस्टमर को समझना, सप्लाई क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नया चीज़ का इनोवेशन हो रहा, इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है इम्पोर्टेंस, इसके क्या क्या महत्व होते हैं। जब आप व्यापार करते हैं तो नई नई चीज़ इंपॉर्टेंट से आपके महत्व बनते हैं दोस्त। प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, प्लानिंग मतलब बार बार डिसीजन लेना, डेवलपमेंट करना, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको बार बार क्या किया जाता है, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको अपडेट करते रहना, तो ये नए नए आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर ढूंढते रहना, नई नई चीज़ का खोज करते रहना। एक होता है जिसको मिसल बोलते, कहीं कहीं माइसल बोलते, कहीं कहीं इसको माइसल ही कहते हैं। माइसल 5 मॉडल, इनका जो फीचर क्या है इनके बारे में बताते हैं। एक कहते हैं कि एक डिमांड होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो आप क्या करते हैं, बायर के पावर को समझना है, सेलर के पावर को समझना है। अगर मान लीजिए बायर है, खरीदने वाला बोल दिया हम ये वस्तु छोड़कर दूसरा वस्तु परचेज करेंगे, तो आप व्यापार कर पाएंगे नहीं। इसका मतलब है अगर आपकी वस्तु छोड़ के कोई दूसरी वस्तु परचेज किया जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब मार्केट में कोई वस्तु आपसे बेहतर आ चुकी है। दूसरा चीज़ है, अगर सेलर, बेचने वाला वीक है, मतलब वो भी क्या पता चला अपडेटेड नहीं है, पुराने रेट पे बेच रहा है, तो अगर वो भी समय के अनुसार अपडेट नहीं रहेगा, नए गुड्स नहीं आएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। तो बायर हो गया, सेलर हो गया, ट्रेड हो गया, तो इनके बेसिक 5 कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, डिसीजन हो गया, काफ़ी चीज़ें इसमें जुड़े होते हैं। एक होता है मिशन और एक होता है विज़न। विज़न हमेशा फ्यूचर की बात करता है, भविष्य की बात करता है, हमेशा ये भविष्य की बात करता है, और मिशन हमेशा वर्तमान की बात करता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट का टारगेट रखा है, तो ये आपका मिशन है कि मुझे आज रात में जियोग्राफी पढ़ना है, या हिस्ट्री पढ़ना है, या अकाउंट्स लगाना है, ये आपका मिशन है। और जब आपका मिशन कंप्लीट होता है, जब आप एग्ज़ाम दे देते तो आपका क्या आता है, रिजल्ट। रिजल्ट किस पे निर्धारित होता है, आपका भविष्य बताता है। तो आज प्रेजेंट टाइम में जो आप करेंगे बेहतर, तो आपका विजन अच्छा ही होगा। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। अब अगला हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या हम पढ़ते हैं, माइक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल। माइक्रो मीन्स होता है छोटे लेवल तक, एक एक, जैसे पेन है तो पेन को बनाने में एक पेन बन रहा है, तभी एक समझे एक पीस की बात कर रहा। अब पता चला 100 पेन बन रहा है तो लार्ज लेवल में बात करेगा। तो आपको एक यूनिट के रूप में समझना है और ग्रुप में समझना, लार्ज लेवल में भी समझना है। तो एक यूनिट मतलब जो होता है माइक्रो होता है एक लार्ज, एक ग्रुप बड़े लेवल में। और इंटरनल क्या होता है, बिजनेस के आंतरिक व्यू में समझना, आपके हेल्पर कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, आपका जो हायरार्किकल सिस्टम है,
क्या लोगों के साथ सही बर्ताव किया जा रहा है, जो फाइल में एंट्री किया जा रहा है सही हो रहा है नहीं। बिजनेस के इंटरनल चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल है, आप जब कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आप चेक करिए मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में कोई नई वस्तु लॉन्च तो नहीं हो गई है, या नई वस्तु आ गई है तुम्हारी वस्तु की डिमांड कम तो नहीं हो रही है। तो ये होता है एक्सटर्नल। इंटरनल, जब व्यापार आप घर के अंदर कोई चीज़ चेक करते हैं इंटरनल होता है, और जैसे अपने व्यापार से बाहर जब आप सेलिंग करते हैं, बाहर देखते हैं, तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक होता है कैपिटलिज्म, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पूरा हस्तक्षेप होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। और जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप इंटरफेयर करता है, जिसको पब्लिक बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोशलिज्म। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जिसमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। एक होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स क्या होता है, साम्यवाद। साम्यवाद मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, मान लीजिए ए के पास अगर 100 रुपये हैं तो बी के पास भी 100 रुपये, सी के पास भी 100 रुपये। ये बराबर की बात करता है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास एक बराबर। अब इसमें किस रूप में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब बराबर हो, कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता। ये एक कॉन्सेप्ट दिए थे मार्क्सवाद। मार्क्सवादों ने काफ़ी चीज़ें, बहुत अच्छी बातें बोलते थे। जैसे किसी फैक्ट्री में अगर लेबर काम कर रहा है तो लेबर तो मेहनत कर रहा है, लेकिन फ़ायदा कौन उठा रहा, मालिक। तो यहाँ से जन्म हुआ था कम्युनिज्म का। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ इतना ही बातें किया है। अब इसके आगे जो 2-4 टॉपिक है उसको भी बात कर लेते हैं। बस एक हिंट कर रहे हैं दोस्तों, बाकी आपको सिलेबस किताब को उठाइएगा, पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आएगी। सब थ्योरिटिकल चीज़ें हैं, आप जितना अच्छा आप इसको रीड करेंगे उतना जल्दी आप समझ में आता है। इसमें 2-3 टॉपिक और है। एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी इन्वायरमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या क्या आपको देखना पड़ता है, जैसे आप सुनेंगे फिजिकल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, ये सारी चीजें आता है। कौन सा, जैसे आप फिजिकल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर इसमें और पढ़ेंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या है, फिजिकलनेस होता है राजकोषीय, जो गवर्नमेंट क्या करता है, आप देखते होंगे आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग क्या करता है, पार्लियामेंट या लोकसभा में गवर्नमेंट एक कोष बनाती है, फंड कोष बनाती है, जहाँ पर पैसे जमा करती है। इसके लिए कितना हमें पैसे कलेक्ट करना है, कितना टैक्स के माध्यम, कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना टैक्स कम करना है, एक कोष बनाती है। इसी कोष से क्या करती है, आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपको सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। तो एक पॉलिसी बनाती है जो कोष बोलते हैं। जैसे आप फंड बनाते हैं ना, जैसे आप अपने लिए क्या करते हैं, भविष्य के लिए कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पैसे आप जमा करते हैं आकस्मिक समस्याओं के लिए, या जो लॉन्ग टर्म आप डिसीजन लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने पास एक राजकोषीय पॉलिसी बनाती है,
तो उसमें पैसा जमा करता है। वो पैसा आता कहाँ से? आपका टैक्स के माध्यम से। अब टैक्स किस पे? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से पैसा यहाँ पर आता है। अब ये जो इसमें जो बनाती है, इसमें एक बजट बनाती है। क्या बनाती है? बजट। गवर्नमेंट बजट बनाती है, एक तरफ लिखती है आपके एक्सपेंसेस, एक तरफ लिख आपका रेवेन्यू। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? जो आप पैसा खर्च करते हैं, रेवेन्यू जो पैसा आप अर्जित करते हैं। तो मान लीजिए फिस्कल पॉलिसी जो बन गया, तो यहाँ से पैसा निकाल के इनकी फिर बजट बनाएगी। क्या बजट बनाएगी? हमें एक्सपेंसेस किस किस पे खर्च करना है और रेवेन्यू कहाँ से पैसा आएगा। अब देखिए एक्सपेंसेस क्या होगा? दो एक्सपेंसेस, एक कैपिटल एक्सपेंसेस, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है? जब गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो ये सारी चीज़ें आपके हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। क्या हो जाते हैं? आपका कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है। एक होता है इसी में फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है? गवर्नमेंट अब पता चला बारोइंग कभी ली थी, लोन ले रखी थी, उसको चुकता कर रही है, लोगों को सैलरी दे रही है, कभी लोन ले रखी तो उसका इंटरेस्ट पे कर रही है, तो आपको हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब दूसरा बात करते हैं रेवेन्यू रिसीव क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है दोस्तों। और रेवेन्यू कैसे? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है जो टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट जैसे आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, प्लस जीएसटी आज जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आता है? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, आय आता है, पैसा आता है। इसकी एक तरफ आय का स्रोत बनता है, एक तरफ खर्चे का स्रोत बनता है। कभी रेवेन्यू आपका आय बनता है कब, और कब रेवेन्यू आपका एक्सपेंसेस बन जाता है, ये भी बताते हैं। रेवेन्यू मतलब जब गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से पैसा वसूलती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, और जब गवर्नमेंट लोगों को सैलरी देती है तो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है। वैसे ही कैपिटल में आता है एक्सपेंसेस। कैपिटल में अगर गवर्नमेंट रोड बनाती है तो होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, और जब उसी रोड से टोल टैक्स के माध्यम से पैसा आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव। ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें रेवेन्यू पॉलिसी बनाया क्या जाता है? भाई कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, किस पे कितना टैक्स लगाना है, तो रेवेन्यू रिसीव पॉलिसी। फिस्कल डिफिसिट कब होता है? अब मान लीजिए आपने बजट बनाया था, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास राजकोष जो पैसा है 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ है, अब पता चला 100 करोड़ का इनका बजट बना था, 100 करोड़ खर्च कर दिए पूरा, तो इनके पास कुछ नहीं बचा। अब पता चला इन्होंने 100 करोड़ का बजट बनाया था, अब 110 करोड़ रुपया खर्च आ गया। अब कुछ पैसे इधर उधर से और बारोइंग बल्कि पता चला आपका फिस्कल डिफिसिट क्या हो गया? घाटे में आ गया, बहुत कम पैसा आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। एक होता है रेवेन्यू डिफिसिट। क्या होता है? अब पता चला आपकी आय टैक्स कम लगा रखा गवर्नमेंट और सैलरी ज़्यादा दे रहा है। मान लीजिए आपके पास सैलरी दे रहे हैं कितना? 100 करोड़, और इनकम आपका हो रहा है अगर 90, तो आप 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपका? जब ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसको बता देते हैं और अच्छे से। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने राजकोष में देखती है कि जैसे आप सोचते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, अब आप कोई वस्तु पाने के लिए पता चले 105 रुपये की है, अब 5 रुपये किसी से और उधार लेके आप खर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा। 100 रुपया तो गया ही, लेकिन पता चला और ज़्यादा खर्च कर दिए, एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, तो आपका बजट क्या होता है? घाटे में आ जाता है। लेकिन अगर इस चीज़ को बारीकी से समझिए, अगर गवर्नमेंट कोई रोड बना रही है, कोई ब्रिज बना रही है, कोई हॉस्पिटल बना रही है, अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती है तो देश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं बजट का प्रॉफिट होना सबसे खतरनाक है, बजट का अगर डिफिसिट में जाता है तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है अगर आप अपने जेब में 100 रुपया रखे हैं, 100 में से पता चला आप मार्केट गए सिर्फ 50 रुपये उठाते, 50 रुपये बचा लिए हैं, तो उस बचने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप 100 रुपये में पता चला और एक्स्ट्रा कोई चीज़ खर्च कर दिए, कापी ले लिए, पेन ले लिए, तो उससे क्या होता है? आपका लॉन्ग टर्म फ़ायदा करेगा। कभी कभी आपका कलम यूज आएगा, कापी भी यूज आएगा, है ना। ये चीज़ें कहने का मतलब होता है। तो बजट का अगर ये फिस्कल डिफिसिट घाटा होता है तो काफ़ी बेटर है। रेवेन्यू का अगर डिफिसिट होने का
नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। रेवेन्यू कैसे, अगर लोगों के पास सैलरी बढ़ा के आपने दे दिया तो लोगों के पास इनकम आया, पैसा आया, उस पैसे को लोग क्या करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे। जब मार्केट में खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे मार्केट में क्या होता है, जो पैसे का सर्कुलेट भी होता रहता है और देश की जीडीपी भी बढ़ती रहती है। इसीलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, जब आप देखते होंगे कि मार्केट में पैसे की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है इसके रूल होते हैं, इस रूल पे क्या करता है, जो मॉनेटरी जो पैसा है, इस इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको नियंत्रण करती है। कैसे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बैंक रेट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आपने किसी को 10-20 रुपया ब्याज पे उठा दिए, तो आपके पास मूलधन तो ही है, प्लस आपने कितना 20 रुपया एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो आपके पास पैसा पता चला 120 रुपया कमा रहे हैं, तो आपके पास 120 आ रहा है, आपका मूलधन तो ही प्लस 20 आ रहा है। अब पता चला हजारों लोग को आपने ज़्यादातर 20 रुपये % के माध्यम से क्या कर दिया, पैसा बांट दिया, आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया। अब जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो अगर उसको कम करना होगा तो क्या करो, आप बैंक रेट, जो आपका रेट है जहाँ 100 रुपया पे आप ब्याज दे रहे हो, तो क्या करिए, उसको अगर आप कम कर दीजिए, 115 कर दीजिए, तो आपके पास रेट कितना आएगा, 15 रुपया आएगा। सिंपल सी यही बात कहना चाह रहा। आरबीआई क्या करता है कि कभी काल अगर पब्लिक में पैसा ज़्यादा होता है तो क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है, रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जब आरबीआई कभी पैसे वसूली करती है तो बोलेगी हमें जो है, हम आपको 10% बजाय हम आपको, अगर मान लीजिए रेट यहाँ बढ़ाती है, मान लीजिए इसने कह दिया कि ठीक है, अगर कोई ब्याज लेगा हमसे तो गवर्नमेंट बोल देगा 12%, आरबीआई अगर वसूलेगी तो कह देगी कि हम 10%। अर्थात इसमें 12-10 का कहने का मतलब क्या होता है, देती है तो कभी काल इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या करेगी, उसकी रेट बढ़ा देगी, और कम हो रहा है तो रेट सस्ता कर देगी। इसका काम है कभी रेट बढ़ाना कभी घटाना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ही रूल होता है, रेट का बढ़ाना और घटाना, सस्ते करके देगी फिर महंगा करके वसूली करेगी। इसका मेन मकसद होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना, और जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, अर्थात पैसे को नियंत्रण में रखना कि ना ज़्यादा डिफ्लेशन हो ना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो। ठीक है, ये चीज़ें होता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं रेगुलेटिंग, अर्थात गवर्नमेंट का कुछ रूल होता है। गवर्नमेंट रूल क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ, जिसको बोलते हैं बिजनेस, गवर्नमेंट्स ऑफ रूल। अब व्यावसायिक रूल में क्या क्या बात करते हैं, लास्ट टॉपिक इसका होता है, ये भी समझ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ते हैं बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ रूल या एक्ट लिखते हैं। अब गवर्नमेंट नए नए एक्ट क्या बनाता है बिजनेस के लिए, कभी कभी देखते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट करती है, एक्ट। अब गवर्नमेंट पता चला जीएसटी लेके आ गया, कभी टैक्स बढ़ा देगी कभी टैक्स घटा देगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना नए नए रूल लाती रहेगी, नए नए एक्ट लाती रहे ना, जिसमें क्या करती है, बिजनेस को कैसे नियंत्रण में लाना है, कैसे मॉनिटर, जैसे यहाँ आरबीआई पैसे को नियंत्रण में करता है तो गवर्नमेंट नए नए रूल लाती रहती है कि जैसे लाइसेंस लो, लाइसेंस लेने के बाद उसे कई रूल बनते हैं कि आपको कहाँ व्यवसाय करना है, किस तरीके का व्यापार करना है। जैसे कोई अगर शराब का ठेका खोल रहा है तो बोलेंगे भाई यहाँ आसपास स्कूल है तो आप यहाँ ठेका नहीं खोल सकते, यहाँ हॉस्पिटल है तो आप यहाँ ये ठेका नहीं खोल सकते, 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के रेंज के आप दूर ही अपना ठेका। तो गवर्नमेंट एक नए नए एक्ट लाती है, नए नए रूल लाती है, तो जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है गवर्नमेंट अपने नियम के अनुसार क्या करती है, समाज को बेहतर करना चाहती है, व्यापार को बेहतर करना चाहती है। एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, अब जैसे कभी काल देखते होंगे कोई व्यापारी है,
व्यापार करना चाहता है, तो गवर्नमेंट कहेगा ठीक है आप व्यापार करिए, हम आपको सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? सब्सिडी, अर्थात सहायता, मदद करेगी। आप व्यापार करिए, गवर्नमेंट कर देगी हम आपको सब्सिडी देंगे, आप अच्छा काम करिए। तो गवर्नमेंट इनको क्या करती है? प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है। तीसरा इसमें होता है गवर्नमेंट कभी का प्लानिंग भी करती है। अब गवर्नमेंट प्लानिंग किस चीज़ का करती है? जैसे आप देखते होंगे पहले एक था जिसको बोलते थे योजना कह के नाम था, आज उसका नाम हो गया नीति, पॉलिसी बन गया। तो उसी के गवर्नमेंट क्या करती है? योजना को चेंज करती रहती है, नए नए रूल्स लाती है। कभी सेंट्रलाइजेशन होगा, कभी डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सेंट्रलाइजेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना दिया तो सभी स्टेट पे लागू हो गया। अब हो गया गवर्नमेंट बोला नहीं सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या? सभी राज्य, सभी डिस्ट्रिक्ट अपना जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, तो उसको आप लिखिए। और नीचे से मतलब क्या होता है, जैसे गांव का प्रधान से लेकर के फिर ब्लॉक प्रमुख, जिला, जिले से फिर जाएगा मेन चीज़ आपका राज्य स्तर, राज्य स्तर से फिर उठ के सेंटर तक जाएगा। आप खुद अपनी प्लानिंग को बताइए, अपना नियम बताइए और उसके बाद गवर्नमेंट के पास भेजिए। ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट जो होता है एंटरप्रेन्योर भी करता है। एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है बिजनेस करना, साहस करना। कभी कभी गवर्नमेंट अगर पता चला कोई व्यापार नहीं करता तो गवर्नमेंट खुद से डिसीजन लेती है, खुद से व्यापार करती है, खुद से निर्णय। जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है, कोई प्राइवेट बैंक है तो उसको गवर्नमेंटेड बनाना, और कोई हॉस्पिटल प्राइवेट है तो उसको गवर्नमेंटेड करना। तो गवर्नमेंट खुद डिसीजन लेती है जनहित कल्याण के लिए, समाज के लिए, कि ठीक है प्राइवेट में अगर कोई व्यक्ति इलाज करवाने जाएगा 1000 रुपये पड़ेगा तो गवर्नमेंट कहेगा आप 10 रुपये पर्ची कटाइए, फ्री में अपना इलाज कराइए। तो गवर्नमेंट व्यापार भी करती है, हॉस्पिटल बनाती है, लोगों को रहने के लिए रियल एस्टेट पे काम करती है। ये सारी चीज़ें आपका होता है क्योंकि बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट एक्ट बोलते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे बाद में इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस दोस्तों कल बात करेंगे, तब तक आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।